औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नादरीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नादरीन, इमरान खान अगर पंजाब और केपी के असम्बली तहलील कर देते हैं तो वफाकी हुकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगी सिवाय इसके कि उसको इलेक्शंस में जाना पड़े। लेकिन चूँकि इमरान खान के इत्तेहादी और सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने भी इमरान खान से मुलाकात में इमरान खान को कन्विंस करने की कोशिश की कि अगर हम लोग फरवरी तक वेट कर लें तो बहुत से मामलात जो हैं वो तय पा सकते हैं। नाज़रीन, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि चूँकि पंजाब में ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गुज़श्ता 3.5 साल रही। फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने जब इक़्तिदार संभाला तो बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो उन्होंने अभी शुरू किए हैं। तो उनका ये ख़्याल है कि अगर हम ये अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे तो इसका हमें इलेक्शंस में फ़ायदा होगा। नाज़रीन, फ़िलहाल तो हर तरफ से इमरान खान को ही फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है क्योंकि मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मुल्क में जो हमारे बहरान है, चाहे वो सियासी हो या मुआशी हो, उसमें नुकसान वफाकी हुकूमत का ही हो रहा है। अगर इमरान खान ये दोनों असम्बलीज तहलील कर देते हैं और मरकजी हुकूमत अगर वफाकी हुकूमत ये तहलील नहीं भी करती तो दो सूबों में इलेक्शंस हो जाएंगे। इन दो सूबों में अगर इलेक्शंस होते हैं तो जिस तरह से हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी देखा और अब मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है खुसूसन पाकिस्तान के दो सूबे पंजाब और केपीके में, यहाँ पे पंजाब में चूंकि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एमपीएस और पंजाब की क़यादत बिल्कुल भी मुतहर्रिक नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि हमजा शहबाज शरीफ साहब जैसे ही वजारत आला से फारिग हुए तो वो बैरून मुल्क चले गए, फिर उसके बाद यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल 8 माह से ग्राउंड में है और अपने वोटर से कांटेक्ट में है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा। अब होगा क्या अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब और केपी के असेंबली में, ये जो दोनों असेंबलीज हैं वहां के इलेक्शंस जीत जाती हैं तो आइंदा 5 साल के लिए, जी हाँ नाजरीन, ये जो हुकूमत बनेगी ये कोई 3 माह के लिए या 6 माह के लिए नहीं बनेगी बल्कि ये आइंदा 5 साल के लिए हुकूमत होगी। इट मीन्स दैट के दो सूबे यानी कि केपी के और पंजाब जो कि दो बड़े सूबे हैं, ये दोनों के दोनों अपोजिशन यानी कि जो इन दो सूबों में अपोजिशन है, जो मरकज में हुकूमत है जिसे हम पीडीएम कह रहे हैं, उसके हाथ से निकल जाएंगे और इमरान खान आइंदा 5 साल के लिए एक मरतबा फिर सिक्योर हो जाएगा इन दो सूबों में। चाहे इमरान खान वजीर आजम ना भी बने, फिर भी पंजाब में अगर इमरान खान इलेक्शन जीतते हैं और केपीके में जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फिलहाल पोजीशन बहुत मजबूत है, बहुत डोमिनेंट है, अनटिल अनलेस कि आइंदा 4 माह में पाकिस्तान से तेल ना निकल आए। और अगर वो तेल निकल भी आए तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह के नाअहल हमारे सियासतदान हैं वो उसको प्रॉपर बेच सकेंगे या सेल कर सकेंगे। यानी कि हालात जूं के तू रहेंगे। अवाम बददिल है और बदजन है पीडीएम की मौजूदा पॉलिसी से, और इसका सबूत वो आपको जब इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें वो आपको बता भी चुके हैं, आप नतीजा भुगत भी चुके हैं। तो इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा पीडीएम को। दूसरी जानिब जब आप 6 माह के बाद दोबारा फिर सिंध के अलावा बलोचिस्तान और फिर मरकज में इलेक्शंस के लिए जाएंगे तो उसमें भी अगर एक सूबा भी इमरान खान विन कर गया और पंजाब और केपीके में इमरान खान की हुकूमत हुई तो इट मींस दैट के मरकज में भी इमरान खान आ जाएगा। अगर कोई मौजजाती तौर पे पीडीएम की सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ें और वो मरकज में दोबारा जीत भी गई तो भी पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल है फिर वो बिल्कुल ऐसे ही रहेगी, जूं की तूं रहेगी जैसी अब है। क्योंकि सियासी इस्तेहकाम तभी मुमकिन है जब कोई भी सियासी जमात मरकज में और बड़े सूबों में इक्तदार हासिल करे और हुकूमत बनाए। और देखा यही गया है, पाकिस्तान की और पाकिस्तानियों की बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ पे सूबों में और हुकूमतें हैं और मरकज में और। अनडाउटेडली कि जमहूरियत इसी का नाम है, जमहूरियत में यही चीज़ बेहतर होती है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जमहूरियत 100% नहीं पाई जाती, यहाँ पे शख्सी
जो सियासत है और शख्सी जो पावर होती है उसके गिर्द सारी आपकी हुकूमत और अपोजिशन मूव कर रही होती है, ट्रैवल कर रही होती है, चुनाचे इसका नुकसान एक मरतबा फिर होगा। गुज़श्ता दिनों हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 रुपए फ़ी लीटर तेल की, पेट्रोल की प्राइसेस में कमी की गई। लेकिन एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है, लेकिन ये बिल्कुल ऊँट के मुँह में ज़ीरे के बराबर है। अगर 10 रुपए आपने 1 लीटर कम कर भी दिए हैं, तो इससे लोकल सतह पे जो महँगाई हो चुकी है, उसका खमियाज़ा बिल्कुल भी नामुमकिन है और महँगाई हर रोज़ आहिस्ता-आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है, जिसका नुकसान आम पाकिस्तानी को हो रहा है। नाज़रीन, गुज़श्ता अगर हम 15 साल में देख लें, तो पाकिस्तान में क्योंकि हमारी मेजॉरिटी या तो ज़राअत से वाबस्ता है या फिर वो सरकारी मुलाज़मीन है। सरकारी मुलाज़मीन की तनख्वाहों में 5%, कभी 7% और कभी 10% इज़ाफ़ा हुआ। लेकिन महँगाई गुज़श्ता 10 सालों में कहाँ से कहाँ चली गई। आम आदमी आज भी उतना ही परेशान है, बल्कि उससे भी ज़्यादा परेशान है जितना कि गुज़श्ता 10 सालों में था। और हालात आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद गंभीर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक तकरीबन कोई 600 और 90 अरब डॉलर पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। उसमें से सिर्फ जो ऊपर वाले 90s हैं वो हमारे हैं, बकाया जो 6 अरब डॉलर हैं वो हमें बैरूनी दुनिया ने सपोर्ट के तौर पे हमारे अकाउंट में रखे हुए हैं। जिस दिन वो ऊपर वाले डॉलर्स निकल गए, इट मीन्स दैट आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात श्रीलंका से भी बुरे हो जाएंगे। और पाकिस्तान एक सर्वे के मुताबिक, इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक, श्रीलंका के बाद सब साउथ एशिया का सबसे महंगा मुल्क हो चुका है। महंगाई इस कदर शदीद हो चुकी है कि यहाँ पे अब गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन दिखाई देता है। गुज़श्ता दिनों एक और सर्वे के मुताबिक रिकॉर्ड तादाद में हमारे नौजवान पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क नौकरियां तलाश करने चले गए। वही इमरान खान साहब जो कहते थे कि यहाँ पे लोग नौकरियां ढूंढने आएंगे, लेकिन अब लोग यहाँ पे नौकरियां ढूंढने नहीं आ रहे, बल्कि यहाँ के नौजवान बैरून मुल्क जा रहे हैं। और दूसरी जानिब ये भी देखा गया है एक और सर्वे के मुताबिक कि जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं उनकी भी ख्वाहिश है और उनकी भी ज़रूरत है कि अगर उनको भी मौका मिले तो वो मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चले जाएं। नाज़रीन, इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, दुख भरी दास्तान है जो हम आपको हर रोज़ सुना रहे हैं। हमारा भी दिल नहीं करता कि हम आपको हर रोज़ इस तरह से जली कटी और बुरी खबरें सुनाएं, लेकिन अफसोस कि गुज़श्ता 10 माह से इस मुल्क में कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही। दूसरी जानिब इमरान खान ने एक मरतबा फिर, पहले उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि आप अपना रोल प्ले करें, लेकिन दोबारा फिर इमरान खान ने फ़ौरन ही कहा कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई ये कतन मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं है या मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो इंटरफेरेंस करें। इमरान खान ने कहा कि वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए। नादरीन, अगर ये सारे मामलात हो जाएं और अगर तमाम सियासतदान किसी एक पॉइंट पे, किसी सिंगल एजेंडे पे मुत्तफिक हो जाएं, तो हो सकता है कि मुल्क की कोई ना कोई सूरत हाल कोई बेहतर हो जाए। लेकिन वक्ती तौर पे मामलात किसी के भी कंट्रोल में हाथ में दिखाई नहीं देते। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमने हुकूमत इसलिए नहीं ली थी कि हम अपनी सियासत की कुर्बानी भी दे दें और फिर कबल वक्त इलेक्शंस भी करवा दें। एक तरफ इमरान खान साहब का मुतालबा है कि टाइम से पहले इलेक्शंस करवा दिए जाएं, लेकिन दूसरी जानिब हमारी जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो बज़िद है और वो ये कतन नहीं चाहती कि कबल वक्त इंतखाबात हो जाए। नाज़रीन, अब ये तो थी हालात और सूरत हाल। मैं आपको अपनी ज़ाती राय और अपना एनालिसिस बता देता हूँ कि हो क्या रहा है। एक जानिब से इमरान खान प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि वो वफाकी हुकूमत से ज़्यादा बातें मनवा लें और किसी ना किसी पॉइंट पे उनको फेस सेविंग मिले। दूसरी जानिब चूंकि पीडीएम की 13 जमातें भी आपस में मुशावरत के बाद इक़्तिदार में आई थी, तो वो भी यही चाहते हैं कि इमरान खान उनकी कुछ बातें मान लें और मानने के बाद बिल आखिर वो इस चीज़ पे मुत्तफिक हो जाएं कि मार्च अप्रैल तक यही असेंबलीज चली जाएं और फिर मार्च अप्रैल के बाद असेंबलीज तहलील हों, फिर जून जुलाई अक्टूबर नवंबर में तो वैसे ही इलेक्शंस पाकिस्तान में होने वाले हैं, लेकिन 2 से 3 माह कबल अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान भी अपने उस बयानिए को कामयाब होते हुआ देख लेंगे जो उन्होंने कहा था कि कबल वक्त इंतखाबात करवाए जाएं। नाज़रीन,
آپ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں، آپ وفاقی حکومت کو بھی چھوڑ دیں، اگر آپ بالکل نیوٹرل انالیسس کی طرف جاتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت جو سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہے اس کا واحد حل اب یہی ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں، بیٹھ کے مشاورت کریں، اور مشاورت کرنے کے بعد قبل از وقت انتخابات کروا دیے جائیں، کیونکہ یہ حکومت آپ ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس عوامی سپورٹ ہے، تو کس طرح سے یہ چل سکتے ہیں؟ انٹرنیشنلی ہم لوگ پوری دنیا میں بینک کرپٹ ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ڈیفالٹ کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو ہمیں پہلے کہا جاتا تھا، پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی جماعتیں جب اقتدار میں آئیں تو انہوں نے یہی فرمایا، یہی کہا کہ ہم لوگ اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی اب وہی جو وزراء ہیں، جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے گزشتہ دنوں کہا کہ میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، ایون کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، دونوں پاکستان مسلم لیگ نون کے عہدیداران ہیں، ایک موجودہ ہمارے وزیر خزانہ ہیں اور ایک سابق وزیر خزانہ ہیں۔ اٹ مینز دیٹ کہ تھنگز جو ہیں، چیزیں وہ بہتر نہیں ہیں۔ دوسری جانب ایک محتاط اندازے کے مطابق ریکارڈ پیسہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بیرونی دوروں پر خرچ کیا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب چونکہ کامیاب دکھائی دیتے ہیں اپنے اس مقصد کو لے کے، جس مقصد کے تحت وہ حکومت میں آئے تھے کہ بیرونی دنیا سے ملا جائے اور انٹرنیشنل جو ریلیشنز ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری کے مضبوط ہو جائیں، سٹرونگ ہو جائیں، تو وہ ہو گئے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے پاکستان مسلم لیگ نون بھی ون ون سچویشن پہ ہے۔ مریم نواز کے نیب سے تمام کیسز ختم ہو گئے، شہباز شریف، حمزہ شہباز کے کیسز ختم ہو گئے، میاں نواز شریف کے کیسز ختم ہو گئے، اور دوسری جانب فضل الرحمان صاحب بھی کافی ساری چیزیں اچیو کر چکے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اچیو کر چکی ہے، ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب بھی جو پبلک پاپولیرٹی کا گراف ان کا بلند ہوا ہے وہ بھی اس ساری گیم کے نتیجے میں ہی ہوا ہے۔ تو چنانچہ اب ہونا یہی چاہیے کہ سیاست دانوں کو عوامی جو مشکلات ہیں ان کا اندازہ اور خمیازہ لگا لینا چاہیے، اور کسی ایک پوائنٹ پہ بیٹھ کے ملک کے زندگی میں پہلی مرتبہ واقعی پاکستان کے وسیع تر مفاد میں بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لینا چاہیے، تاکہ ہم آنے والے دنوں میں بدحالی اور جو عدم استحکام ہے اس سے باہر نکل سکیں۔ عام آدمی جتنی محنت آج سے 50 سال پہلے کر رہا تھا، آج اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے۔ گھر میں ایک کمانے والا تھا، پوری فیملی کھاتی تھی، اب 10 کمانے والے ہیں، فیملی پریشانی کا حال ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عوامی رائے ہے، لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، تو لوگوں کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں اور خدا را اکٹھے ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر پاکستان ہے تو سیاست ہے، پاکستان ہے تو عدلیہ ہے، پاکستان ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر پاکستان ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ سب، آپ کا، میرا، سب کی بقا صرف اور صرف پاکستان کے ہونے سے ہے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی تاحال مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے۔ وہ لندن سے یورپ چلے گئے تھے اور یورپ سے بھی ابھی وہ پاکستان واپس نہیں آنا چاہتے، مطلب کہ وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ حالات یہاں پہ بہتر نہیں ہونے والے۔ تو ناظرین، اپنا اور اپنے سے منسلک لوگوں کا خیال رکھیں، محفوظ رہیں، اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی ضروریات کو تھوڑا سا محدود کر لیں، کیونکہ وقت اس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ اپنے میزبان زاہد عباس نقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔